नहीं, पिताश्री ये घिनौना कार्य कैसे कर सकते हैं? वो ये कर चुके हैं राजकुमारी। युवराज इंद्रजीत के बदले में महाराज वीरेंद्र सिंह से चुनारगढ़ का सौदा करने की योजना है उनकी। तुम सोच क्या रही हो मृणालिनी? तुरंत हमारा संदेश लेकर जाओ। अगर बद्रीनाथ ने युवराज इंद्रजीत को तुम्हारे शिकंजे से छुड़ाया ना होता तो आज अपने साथ साथ तुम महाराज शिवदत्त को भी ले डूबते शाही मेहमान खाने में। राजकुमारी किशोरी, आप विश्राम के समय यहाँ आके आपको कष्ट दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। परंतु हम आपसे एक आवश्यक कार्य पर बात करने आए हैं। क्या आप हमें कुछ समय दे सकते हैं? अवश्य, हम तो स्वयं आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे राजकुमारी। धन्यवाद। तुम कक्ष से बाहर जाओ। इतनी रात गए राजकुमारी जी किस कार्य से यहाँ आई है? तुमने सुना नहीं? हमने तुम्हें तुरंत इस कक्ष से प्रस्थान करने का आदेश दिया है। जी राजकुमारी जी, परंतु अतिथि युवराज की सेवा अधूरी छोड़कर क्या मेरा जाना उचित होगा? हमारी सेवा पूर्ण हो चुकी है, हमें एकांत चाहिए। अब तुम जाओ यहां से। जो आज्ञा। शाही मेहमान खाने से निकलने की तुम्हें इजाजत किसने दी? राजकुमारी किशोरी ने। क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे आका ने तुम्हें हुक्म दिया था कि शहजादी आलिया और दुश्मन शहजादा कभी एक दूसरे से मिल ना पाए? तो फिर तुमने मेरे आका का हुक्म क्यों नहीं माना? क्या तुम भी उस शहजादे से मिल गई हो जो मेरे आका के साथ साथ शहंशाह का भी दुश्मन है? मैं ये सब जानती हूँ चंगेज, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? यदि मैं राजकुमारी जी की आज्ञा को ठुकरा देती तो वो मुझे इस वक्त बंदी बनाकर कारागार में डाल देते। इसका मतलब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, लेकिन दो दुश्मन दिल कभी परवान नहीं चढ़ सकते। उनकी मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसमें आपका कोई दोष नहीं है राजकुमारी। जो भूल आपके पिताश्री से हुई उसके लिए आप स्वयं को दोषी क्यों ठहरा रहे? हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आपके समान आपका मन भी अति सुंदर है युवराज। यदि आपके स्थान पे कोई और होता तो हमें कभी क्षमा न करता और हमें केवल घृणा की दृष्टि से देखता। यदि पिता कोई भूल करे तो उसका दंड उसकी संतान को नहीं मिलना चाहिए राजकुमारी। आपके पिताश्री ने हमें बंदी बनाकर जो अपराध किया है उसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है। जितने उच्च विचार हैं आपके, परंतु हमारे पिताश्री के लिए आपके मन में जो क्रोध है वो अभी नहीं मिट सकता, ये हम जानते हैं। पर हो सके तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। इस महल से प्रस्थान करने के पश्चात
हमें भूल मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ से मुक्त करने वाले हैं। क्या? हम मुक्त होने वाले? हाँ युवराज, हमने अपनी विशेष सेविका को अपने विश्वास में ले लिया है। वो आपको रातों रात महल के गुप्त सुरंग तक पहुंचा देगी, जहां से आप सुरक्षित अपने राज्य पहुंच जाएंगे। बस इसी कार्य से हम आपसे इतनी रात के मिलने आए थे। अब हम चलते हैं युवराज। सुनिए राजकुमारी, आपसे मिलने से पूर्व इस कक्ष में हमारा दम घुटने लगा था, परंतु अब हमारा यहाँ मन लग गया है। अब यहाँ हम और कुछ दिन रहना चाहते हैं। युवराज? युवराज नहीं, इंद्रजीत कहो किशोरी। जब आपके पिताश्री हमें सम्मानपूर्वक यहाँ से विदा करेंगे, तब हम आपको भी अपने साथ अपने राज्य लेकर चलेंगे। हमने निर्णय कर लिया। शहजादी आलिया की आंखों में नूर और चेहरे पे छाई हुई हया, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि पानी सर से गुजर गया। आका को खबर करनी होगी कि उनकी मोहब्बत खतरे में है। मेरे आका, शहजादी आलिया शहजादे से मिलकर वापस लौट गए। क्या? इतनी रात को राजकुमारी किशोरी युवराज के कक्ष में गई थी, परंतु क्यों? वो तो शहजादे की बांदी मृणाली ही बता सकती है, क्योंकि जैसे ही शहजादी आलिया शहजादे के कक्ष में पहुंची, वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। क्या वो तुच्छ मृणालिनी भी उनके साथ मिली हुई है? इसका दंड उसे अति शीघ्र मिलेगा। अगर मेरे आका मुझे हुक्म दें तो इसी वक्त उसका कत्ल करके अपने कंधे पर डालकर दोज़ख के दरवाजे तक छोड़कर आऊं, क्योंकि उसने मेरे आका का हुक्म टालकर दुश्मन की मदद की है। नहीं चंगेज खान, अभी नहीं। सबसे पहले हमें युवराज का रक्त बहाना है, जो हमारी किशोरी के मन पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। उसके बाद हम मृणालिनी को नरक का द्वार दिखाएंगे। आपके बढ़ते हुए कदम रोकने की न तो मेरी औकात है और न ही मेरी ताकत, लेकिन मेरे आका,
ये काम आपका नहीं, चंगेज खान का है। चंगेज खान आपको जाने नहीं देगा। हट जाओ चंगेज खान, हट जाओ, वरना आज हमारी तलवार तुम पर भी वार कर सकती है। युवराज इंद्रजीत सिंह ने अवश्य ही राजकुमारी के मन में अपना स्थान बना लिया है, इसीलिए अब वो रात के अंधेरे में भी उससे मिलने लगी, और जो हम कभी सहन नहीं कर सकते। हट जाओ चंगेज खान। आपके नाम पर 100 सर कुर्बान मेरे आका। आज पहली बार चंगेज खान हुक्मदूली करेगा, क्योंकि चंगेज खान नहीं चाहता कि शहजादे के खून के छींटे आपके दामन पर पड़े। मेरे आका, मुझ पर यकीन करें, शहजादे को मौत मिलेगी, लेकिन उसके मौत के फरिश्ते को चंगेज खान लेकर आएगा। तुम्हारी प्रार्थना और वफादारी के बोझ ने हमारी तलवार को वापस मयान में रखने पर विवश कर दिया है चंगेज खान, परंतु आने वाला कल युवराज के लिए काल भी बन सकता है। यदि युवराज को जीवित रहना है तो उसे राजकुमारी को सदा सदा के लिए भूलना होगा। राजकुमारी का जन्म केवल महायोद्धा सोमनाथ के लिए हुआ है। क्या बात है राजकुमारी किशोरी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। राज क्या है? अवश्य कुछ ना कुछ तो है जो आप मन ही मन इतना मुस्कुराए जा रही हैं। बताइए ना क्या राज है? बलवान, मैं सुंदर हूँ। अरे तू नहीं, मैं सबसे सुंदर हूँ। अरे मैं सुंदर हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। नहीं, मैं सबसे सुंदर हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ। अगर मुझे माता श्री की खूबसूरती का ध्यान नहीं होता ना, मैं तुझे अभी मार देता। यदि पिता श्री की आज्ञा होती तो मैं तुझे भस्म कर देता। क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? कौन है ये दोनों बाल? ये दोनों क्रूर सिंह जी के होनहार सुपुत्र हैं। ये है उनके बड़े सुपुत्र भीम सिंह और ये है उनके छोटे सुपुत्र बलवान सिंह। अरे वाह, कितने सुंदर नाम रखे हैं क्रूर सिंह जी ने इनके। वैसे तुम कौन हो? वैसे हम दोनों भाइयों के नाम की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत और सुंदर दिख रही हो, पर हमें लगता है कि हमने पहले तुम्हें कहीं देखा है। ये हमारी राजकुमारी किशोरी हैं। भूल गए? तुम्ही ने तो इनका स्वागत किया था। मिल गई, मिल गई, मिल गई, राजकुमारी जी मिल गई। राजकुमारी जी मिल गई। तुम दोनों राजकुमारी जी को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? बता दो भैया। हाँ हाँ भीम, बता दे बता दे। वैसे भी जिनको हम लोग महल में इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, आज वो सामने आ गई हैं, तो बताना तो पड़ेगा ही ना भीम। हाँ, बात यह है कि शीघ्र ही हम शिवगढ़ के महाराजा बनने वाले। परंतु हमारी माँ ने कहा था कि राजकुमारी किशोरी से विवाह करके तुम शिवगढ़ के महाराजा बन जाओगे। हम दोनों विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए हैं। अब आप ही चुनाव कीजिए कि हम में से किसे पसंद करती हैं और किसे निकाल के बाहर कर देती हैं। अरे आधे अधूरों, पहले पूरी तरह मनुष्य तो बन जाओ, फिर सोचना हमारी राजकुमारी जी से विवाह करने के बारे में। चलिए राजकुमारी जी, ये दोनों पूरी तरह अपने पिताश्री क्रूर सिंह पर गए हैं। छोटे भैया, ये क्या हो गया? ये की झटके में राजकुमारी ने हम दोनों का राजा होने का सपना तोड़ दिया। तू निराश मत हो भीम। मुझे लगता है राजकुमारी ये भी शर्मा रही थी, पर उनकी आंखों में मुझे प्यार नजर आया।
तू देखना, एक दिन महाबली वीर बलवान बलवान सिंह से विवाह करने के पश्चात वो यहाँ की रानी बन जाएंगी और समस्त योद्धा महायोद्धा हाथ बनते रह जाएंगे। हाथ बनते रह जाएंगे। जय मां काली, 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 जय मां काली। जय मां काली। मां, मां, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने समस्त शत्रुओं के रक्त से आपका स्नान करा सके। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। मां, हम अपना रक्त तब तक बांधते रहेंगे जब तक आप हमें इतनी शक्ति नहीं दे देती कि हमारे समस्त शत्रुओं का नाश स्वयं ही हो जाए। जय मां काली, 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 जय मां काली। हानि के शत्रुओं का विनाश कर मां, हानि के शत्रुओं का विनाश कर मां, हानि के शत्रुओं का विनाश कर मां। शहजादी आलिया रात के वक्त शाही मेहमान खाने में शहजादे इंद्रजीत से मिलने गई। शहजादी के चेहरे पर नूर और हया की लाली थी। शहजादी की मुस्कुराहट बता रही थी कि मोहब्बत की आग सुलग चुकी है। इंद्रजीत! चुनारगढ़ के तुच्छ युवराज महायोद्धा सोमनाथ किसी की पहली गलती पर उसका सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। तुम हमारे राज अतिथि हो, इसलिए हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। तुमने राजकुमारी किशोरी के सपने देखकर
अपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि आज के पश्चात तुमने राजकुमारी का सपना देखा, हम तुम्हारी नींद सदा सदा के लिए बेजार कर देंगे ताकि तुम फिर से कोई सपना न देख सको। सपनों पर केवल कुदरत का वश चलता है महायोद्धा सोमनाथ। मैं धमकाने से पूर्व आपने ये नहीं सोचा यदि राजकुमारी किशोरी के सपने में हम आ गए तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है तो आप हमारे सपनों पर अंकुश लगाने के बारे में सोचिएगा, अन्यथा इस कक्ष में दोबारा हमारी अनुमति के बिना प्रवेश मत कीजिएगा। अनुमति तो हमें तुम्हारा वध करते समय भी किसी से नहीं लेनी पड़ेगी युवराज। नहीं महायोद्धा सोमनाथ, अतिथि युवराज का वध करने की भूल मत कर बैठना, वरना महाराज शिवदत्त और पंडित जगन्नाथ के साथ साथ आपके अपने भाई महायोद्धा बद्रीनाथ भी आपके शत्रु बन जाएंगे। सोमनाथ को केवल सोमनाथ ही हुक्म दे सकते हैं धृष्ट सेविका। तुम युवराज को बचाकर हमसे हमारी राजकुमारी किशोरी छीनना चाहती हो? राजकुमारी किशोरी को? यदि दोबारा युवराज इंद्रजीत सिंह और महायोद्धा सोमनाथ के बीच में तुम आई तो तुम्हारा ये सुंदर मुखड़ा हम तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। आज हमारी तलवार और तुम्हारे शीश का फासला खत्म हो ही गया था युवराज, परंतु अचानक बिल्ली ने रास्ता काट दिया और तुम बच गए। यदि आज नींद आ जाए तो भूल कर भी राजकुमारी के सपना देखने की कोशिश मत करना, वरना ये आंखें निकाल कर हम बाहर फेंक देंगे। अफसोस कि तुम अभी तक जीवित हो सोमनाथ। यदि भाग्य ने उस दिन तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो आज इस महल में तुम नहीं, अभी तो किसी सोनी दीवार पर हार चढ़ी तुम्हारी तस्वीर टंगी होती। कुछ ऐसी प्रतिज्ञा हमने भी की है भवानी सिंह कि तुम्हारे मरने के पश्चात इस महल की हर दीवार पर तुम्हारी तस्वीर सजाई जाए, परंतु उस पर हम किसी को हार नहीं चढ़ाने देंगे ताकि मरने के बाद भी तुम्हें यह अफसोस हो कि महायोद्धा सोमनाथ के साथ टकराकर तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। भूल? भवानी सिंह से शत्रुता करके स्वयं यमराज को अपने घर बुलाने की भूल तो तुमने की है सोमनाथ। भवानी सिंह ने मां काली की सौगंध खाकर तुम्हारा रक्त बहाने का प्रण लिया है। अब अति शीघ्र हम तुम्हारे रक्त से मां काली के चरण धोएंगे। तुमने हमारे रक्त से केवल एक पत्थर की मूर्ति के चरण धोने का प्रण किया है भवानी सिंह। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम अपने शत्रुओं के रक्त से उस मां के चरण धोएंगे जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है। तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर चढ़ के बोल रहा है भवानी सिंह, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जिसके सर पर मां काली का आशीर्वाद होता है वो स्वयं महाकाल होता है सोमनाथ। आज मां काली का महास्नान तुम्हारे रक्त से होगा। रुक क्यों गए? बुझा लो हमारे रक्त से अपने तलवारों की प्यास। हम सोच भी नहीं सकते थे कि शिवगढ़ के महायोद्धा आपस में ही शत्रु हैं। यदि हमें पता होता तो संबलपुर छोड़कर शिवगढ़ कभी नहीं आते। यदि फिर कभी एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए
तुम्हारे मयानों में से तलवार निकली तो हम कभी सहन नहीं करेंगे, परंतु हमारी आंखों ने जो देखा है उसे हम माता श्री तक अवश्य पहुंचाएंगे। बहुत भाग्यशाली हो भवानी सिंह, बहुत भाग्यशाली हो। राजकुमारी ने आज तुम्हारे प्राण बचा लिए, वरना भाग्यशाली हम नहीं, अभी तो तुम हो सोमनाथ। चाहो तो पंडित जगन्नाथ से रमण फिकवा लो, उन पासों की गणना भी यही कहेगी कि तुम्हारी मृत्यु भवानी सिंह के हाथों होने वाली है। ये भी देख ले, कब हमारी तलवार की धार पर भवानी के रक्त का भोग चढ़ेगा, कब हमारी आंखें भवानी के बहते रक्त को देखेंगी, कब भवानी के रक्त से भीगे शव को हम अग्नि में जलता हुआ देखेंगे, आखिर कब? मेरे आका, आपकी यह हसरत अभी और इसी वक्त पूरी हो सकती है अगर आप अपने इस गुलाम को अपने दुश्मन भवानी सिंह के सर को काटने की इजाजत दे दें तो। यदि राजकुमारी किशोरी भवानी की ढाल न बनती तो हम अवश्य ही उसका शीश काट कर तुम्हें उपहार में दे देते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारा रक्त स्नान अधूरा रह गया चंगेज खान। अधूरा काम हमेशा खराब होता है मेरे आका, लेकिन आज भवानी सिंह का लहू जरूर बहेगा, क्योंकि उस भवानी सिंह ने आप पर तलवार उठाने की जुर्रत की है। ठहरो चंगेज, आज मत रोकिए मेरे आका, चंगेज को आज मत रोकिए। उस दिन भी आपने चंगेज को रोककर भवानी सिंह की सांसें लंबी कर दी थी, लेकिन आज चंगेज नहीं रुकेगा। चंगेज खान, क्या तुम ये भूल गए जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है हम उसका सर काट देते हैं। गुलाम तो हमेशा आका के सामने सर नमो रहता है, लेकिन उस भवानी सिंह ने जो आपके सामने सर उठाने की जुर्रत की है उसे नेस्त नाबूद करने की इजाजत दे दीजिए मेरे आका, इजाजत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए। हम तुम्हें स्वयं भवानी के रक्त से नहलाएंगे चंगेज खान, ये हमारा वचन है। बस ये दुआ करो कि ये बात महारानी कलावती तक न पहुंचे। ये क्या कह रही हैं आप? हमारे महल के योद्धा एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे महल में? यदि हम समय पर नहीं पहुंचते तो ना भवानी सिंह जीवित रहते और ना ही सोमनाथ। स्थिति इतनी विकट हो चुकी थी कि दोनों महायोद्धा एक दूसरे के गर्दन काटने पर उतारू थे। रक्त की धारा बहने ही वाली थी कि हम पहुंच गए माताश्री, और महासंकट टल गया। यदि महाराज की अनुपस्थिति में इन दोनों महायोद्धाओं की मृत्यु हो जाती तो घोर अनर्थ हो जाता, और फिर हम महाराज को क्या उत्तर देते? आज तो उनकी मृत्यु टल गई, परंतु अवश्य ही कल दोनों एक दूसरे के प्राण छीनने के प्रयत्न करेंगे। यदि समय पर उन्हें नहीं रोका गया तो इस महल में रक्त के कुंड भर जाएंगे। जिस महल में हम शांति के फूल खिलाने आए थे उसे हम अपने महायोद्धाओं के रक्त से कभी नहीं भीगने देंगे। शीला, महायोद्धा भवानी सिंह और सोमनाथ को हमारे मंत्रणा कक्ष में भेज दिया जाए। जो आज्ञा महारानी जी। जो महायोद्धा एक दूसरे को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए तैयार थे, आज वो एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये महल अभिशप्त हो चुका है। प्रणाम महारानी जी।
राजकुमारी किशोरी ने जो देखा, क्या वो सत्य है? आप दोनों की खामोशी बता रही है कि आप दोनों को अपने भूल का एहसास हो चुका है। भूल हमसे नहीं महारानी जी, अभी तो सोमनाथ से हुई है। सोमनाथ ने हमसे प्रतिद्वंदिता रखकर हमारे आत्मसम्मान पर प्रहार किया है। इस महल में किसी महायोद्धा में इतनी शक्ति नहीं जो हमारा प्रतिद्वंदी बन सके। सोमनाथ के केवल सोमनाथ ही प्रतिद्वंदी हैं। सोमनाथ हमें ललकारने की फिर धृष्टता कर रहा है महारानी जी। यदि यह आपका कक्ष न होता तो सोमनाथ की ललकार का बदला हमारी तलवार देती। यह मत भूलिए भवानी सिंह, कि तलवार महायोद्धा सोमनाथ के पास भी है, और जिसकी धार से हम तुम्हारी तलवार के टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। शांत रहो। क्या आप भूल गए ये महारानी कलावती का वो कक्ष है जहां परिंदे भी चहकने के लिए आज्ञा लेते हैं? भूल किसी से भी हुई हो, उसका समाधान हम करेंगे, किंतु ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे महायोद्धा आपस में लड़े और शत्रु को आक्रमण करने का अवसर मिल जाए। आप दोनों ने सदा हमारा साथ दिया है, युद्ध के मैदान में आगे बढ़ बढ़कर अपना रक्त बहाया है, फिर किस अभिमान में चूर होकर आप अपनों का ही रक्त बहा रहे हो? यदि रक्त ही बहाना है तो उसका बहाव जिसने आपके मुंह का निवाला छीनकर चुनारगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया है। यदि भविष्य में आप दोनों की तलवारें टकराई तो आपको शिवगढ़ छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। महारानी की जय हो। आपने मुझे याद किया महारानी। इस राजमहल में कदम रखने के पश्चात हम एक पल भी चैन से नहीं रह पाए हैं पंडित जी। जहां दृष्टि उठाकर देखते हैं वहां षड्यंत्र और छल कपट बिखरे दिखाई देते हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके नेत्रों में स्वामी भक्ति की झलक दिखाई देती हो। क्यों? मुझे मालूम था महारानी आप मुझसे यही प्रश्न करेंगी, और आपको इस महल में लेकर आने का मेरा उद्देश्य भी यही था महारानी, कि आप यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरह से देख लें, समझ लें कि आपके महायोद्धा किस प्रकार अपनी मनमानी कर रहे हैं। महारानी, आज यदि महल में हमारा एक भी स्वामी भक्त होता तो मैं आपको महाराज की अनुपस्थिति में यूं यहाँ आने के लिए आग्रह न करता। आश्चर्य की बात है, महाराज इन व्यक्तियों को कैसे अनदेखा करते रहे जो दीमक की तरह इस महल की दीवारों को खोखला करते जा रहे हैं। महारानी, यदि आपने यहाँ आने में जरा भी और विलंब की होती तो महल की इन खोखली होती हुई दीवारों को ढहने में जरा भी देर नहीं लगती। हमें इस अनर्थ को रोकने के लिए अति शीघ्र कोई उपाय खोजना होगा पंडित जी, और वो उपाय हमें सिर्फ स्वामी त्रिलोकीनाथ ही बता सकते हैं। स्वामी त्रिलोकीनाथ? किंतु महारानी, यदि स्वामी जी समाधि में हुए तो क्या होगा? क्योंकि स्वामी जी अक्सर महीनों महीनों बल्कि वर्षों तक के लिए समाधि में चले जाते हैं और फिर उनसे मिलना असंभव सा हो जाता है। यदि हमारा भाग्य प्रबल हुआ पंडित जी तो आपको अवश्य उनके दर्शन हो जाएंगे। इस महल में आकर राजकुमारी किशोरी भी हमसे दूर दूर रहने लगी है, जो हम बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम आपको अपना संदेश लेकर स्वामी त्रिलोकीनाथ जी के आश्रम में भेजना चाहते हैं। ठीक है महारानी, आपका संदेश स्वामी जी तक तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। संयोगवश मैं इस समय किसी कार्यवश उधर ही जा रहा हूं जिधर स्वामी जी का आश्रम है। मैं चलता हूं महारानी। भीम भैया आप घोड़े बने हुए कितने अच्छे लगते हो ना। मोहिनी, प्राणेश्वरी मोहिनी, अरे कहाँ हो तुम मोहिनी? भीम भैया अपने पिताश्री माताश्री से इतना प्यार करते कि चिल्ला चिल्ला के याद कर रहे हैं। तुम्हारी माताश्री में ऐसे कौन से गुण हैं
कि हम उन्हें चिल्ला चिल्ला के याद करेंगे? हैं? पिताश्री, माताश्री में कुछ गुण नहीं है तो मन ही मन नहीं याद करो ना, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला इसलिए रहे हैं कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आखिर गई कहाँ? राजजोशी के पास, अहमद चाचा के साथ। हैं? हमारे उस तुच्छ सेवक अहमद के साथ? हाँ, पर वो तो रोज जाती है। जब अहमद चाचा नहीं होते तो नाजिम चाचा के साथ जाती है। अच्छा, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि नाजिम भी विश्वासघाती निकला। पिताश्री, जब आप घर पे नहीं होते तो नाजिम चाचा घर और माताश्री पे ऐसे भिनभिनाते जैसे गुड़ पर मक्खी। गुड़ पे मक्खी भिनभिनाती है? गुड़ यानी मोहिनी और मक्खियाँ यानी अहमद और नाजिम। हम उन्हें मक्खियों की तरह मसल देंगे। भीम। अरे पिताश्री, मैं भीम नहीं बलवान हूँ। वो ठीक है बलवान। अच्छा ये बताओ बेटा, मैं भीम हूँ। अच्छा भीम बलवान बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी माताश्री ने उन दोनों की कोई और प्रशंसा तो नहीं की ना? बहुत प्रशंसा की पिताश्री। बलवान तू ही बता, माताश्री ने अहमद चाचा से क्या क्या कहा? हाँ पिताश्री, माताश्री ने अहमद चाचा का हाथ पकड़ के कहा, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत बुद्धिमान हो। भीम और बलवान के पिताश्री तो एकदम कोयले के जैसे काले हैं। तुम्हारे माताश्री की ये मजाल कि उन्होंने उस कौवे से भी अधिक काले कुरूप अहमद को हमसे अधिक सुंदर और बुद्धिमान कहा। आगे तो सुनिए पिताश्री, माताश्री ने ये भी कहा, यदि अहमद चाचा उन्हें पहले मिल जाते तो आपके साथ शादी नहीं करती। बस 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 बलवान, आगे कुछ मत बोलना, आगे कुछ मत बोलना, हम पागल हो जाएंगे। अब तुम देखते जाओ, हम अहमद नाजिम को अपने घर के पास फटकने भी नहीं देंगे और ऐसा दंड देंगे कि पराई तो क्या, अपनी पत्नी को भी दृष्टि उठा के देखने का साहस नहीं कर पाएंगे ये दोनों। अरे हुजूर, 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 हुजूर। हम इधर हैं। हाँ, यहाँ। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए हुजूर, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। हमें ढूंढ रहे थे और हम तुम दोनों की खबर लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुमने तो अपनी मनोहर सूरत दिखा दी, लेकिन वो दूसरा विश्वासघाती कहाँ है? गूंगे हो गए क्या? बोलते क्यों नहीं? अहमद कहाँ है? कैसे बताऊं हुजूर, कहते हुए भी शर्म आ रही है। अरे सच्चाई भला किसी से छुपी रह सकती है जो आपसे छुप जाएगी? हमेशा की तरह आज भी वो नामकूल अहमद, मेरा मतलब अहमद, महल के बाहर वाले बाग में भाभी जान के साथ घूम रहा है। भाभी जान? खबरदार, वो तुम्हारे लिए केवल भाभी है नाजिम। जान हमारी है, हमारी है, हमारी है, समझे? समझ गया हुजूर, समझ गया। अरे ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि वो भाभी किसकी और जान किसकी है। मैं तो ये कह रहा था कि वो आपकी जान के साथ घूम रहा है। हुजूर हमेशा मौके की तलाश में रहता है। जब भी आप महल से बाहर किसी जरूरी काम से जाते हैं ना, आपके घर के चक्कर लगाया करता है। हमारे घर के चक्कर? अब तुम देखते जाओ नाजिम, ना उसे हम घर का छोड़ेंगे ना घाट का। हम आज अभी इसी समय उसे सेवा मुक्त करते हैं। हुजूर हमेशा मौके की तलाश में रहता है। जब भी आप महल से बाहर किसी जरूरी काम से जाते हैं ना, आपके घर के चक्कर लगाया करता है। हमारे घर के चक्कर? अब तुम देखते जाओ नाजिम, ना उसे हम घर का छोड़ेंगे ना घाट का। हम आज अभी इसी समय उसे सेवा मुक्त करते हैं। नहीं कर सकते, नामुमकिन है। क्यों? जब तक आप उसकी तनख्वाह नहीं दे देते तब तक तो वो खुद को भी बर्खास्त नहीं कर सकता और ना ही आप उसे कानूनन बर्खास्त कर सकते हैं। बगावत तो होगी। आपने उसे ही नहीं, मुझे भी एक फूटी कौड़ी नहीं दी, बच्चे मर जाएंगे। और कभी देंगे भी नहीं, क्योंकि ना तुम इस लायक हो और ना ही वो विश्वासघाती। और हाँ, हमें विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि हमारी अनुपस्थिति में
तुम भी हमारे घर के आसपास ऐसे भिनभिनाते हो जैसे मोहिनी पे मक्खियां, मेरा मतलब जैसे गुड़ पे मक्खियां। ये सच है हुजूर, ये सच है कि मैं आपके घर के चक्कर लगाया करता हूँ, लेकिन अपनी भाभी और आपकी जान की खूबसूरती देखने के लिए नहीं, बल्कि उस अहमद की नजर से आपकी इज्जत और आपकी जान की हिफाजत करके अपना फर्ज अदा कर सकूं। अरे नहीं चाहिए ऐसी हिफाजत और नहीं चाहिए ऐसा फर्ज। आज के बाद यदि तुमने हमारी मोहिनी पर अपनी दृष्टि जमाई तो हम तुम्हें तत्काल दृष्टिहीन कर देंगे। अब बोलो, किस कार्य से हमें ढूंढ रहे थे तुम? एक सूचना लेकर आया था, लेकिन जाने दीजिए। अरे बुरी है। तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम? बको। हुजूर, अभी अभी शेर खान को भवानी सिंह से कहते हुए सुना है कि युवराज आनंद सिंह पूरी हिफाजत के साथ विजयगढ़ के महल में पहुंच चुका है। अब हम विजयगढ़ की बागडोर युवराजों को सौंप देंगे। हाँ, नहीं, नहीं। विजयगढ़ की डोर जो है वो इंद्रजीत सिंह को सौंपेंगे, और नौगढ़ की वो आनंद सिंह को। नहीं, दोनों को नहीं। विजयगढ़ का सिंहासन बड़े राजकुमार इंद्रजीत को सौंप देंगे और नौगढ़ का सिंहासन आनंद सिंह को। हाँ। युवराज, इंद्रजीत तुरंत आओ कक्ष में। आनंद, तुरंत आओ। नहीं। यदि हमने दोनों युवराजों को महाराज बना दिया तो महाराज वीरेंद्र सिंह क्रोधित हो जाएंगे। नहीं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो युवराजों को अभी महाराज बनाएंगे या बड़ा होने के पश्चात। कौन हो तुम देखती नहीं, हम युवराजों को राजपाट सौंप रहे हैं। परंतु महाराज, हमारे युवराज तो यहाँ है ही नहीं, फिर आप किसके साथ बातें कर रहे हैं? अभी तो दोनों यहाँ थे, कहाँ चले गए? खड़े सोच कर रही हो? जाओ तुरंत उन्हें हमें हमारे कक्ष में भेजो। अचानक कहाँ चले गए? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन हमारे दोनों युवराज अभी तक जंगलों से लौटकर नहीं आए हैं। किसने उन्हें जंगलों में जाने की अनुमति दी? और हमसे पूछे बिना किस कार्य के लिए वो जंगलों में गए? क्षमा कीजिए महाराज, पर उन्हें आपने ही तो एक नरभक्षी चीते को पकड़ने के लिए उन्हें जंगल में भेजा था। नहीं, हम भला उन नन्हे बच्चों को, युवराजों को जंगल में कैसे भेज सकते हैं? नहीं, हम कभी उन नरभक्षी को पकड़ने के लिए उन युवराजों को नहीं भेज सकते। तुम कुछ षड्यंत्र रच रहे हो। नहीं महाराज, आप। हम कुछ नहीं सुनेंगे, हमें तुरंत हमारे युवराज चाहिए। जाओ तुरंत उन्हें हमारे कक्ष में भेजो। जो आज्ञा महाराज। कौन थी ये दोनों युवतियां जो हमें हमारे युवराज के विषय में असत्य कहकर हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है? हम युवराज से कहकर इन्हें दंड दिलवाएंगे। महाराज को क्या हो गया भैरवी? अचानक वो ऐसी बहकी बातें क्यों करने लगे हैं? अवश्य महाराज की स्मरण शक्ति को गहरा आघात लगा है, इसलिए वो बहकी बातें कर रहे हैं, जबकि स्वयं उन्हीं ने नरभक्षी को पकड़ने युवराजों को भेजा था और उन्हीं को वो याद नहीं। तो क्या महाराज अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं? क्या उन्हें कुछ भी याद नहीं? क्या महाराज अभी तक यही समझ रहे हैं कि दोनों युवराज महल में ही हैं? उनकी गंभीर स्थिति को देखकर तो यही प्रतीत होता है। वो तो अब युवराजों के राज्य अभिषेक करने की तैयारी भी करने लगे हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब इस कठिन परिस्थिति में क्या करेंगे भैरवी हम? अब हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं। मानसी जी के अलावा इस महल में कोई वरिष्ठ व्यक्ति भी नहीं है। अब हमें तुरंत जाकर उन्हें ये सूचना देनी ही होगी
कि महाराज अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं। मानसिंह जी के अलावा चुनारगढ़ में भी ये संदेश पहुंचाना आवश्यक हो गया है, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक कह रही हो तुम भैरवी, हमें तुरंत मानसिंह जी से मिलना होगा और तुरंत उन्हें महाराज की स्मरण शक्ति खो जाने की सूचना देनी होगी। चलो भैरवी। प्रणाम मानसिंह जी। प्रणाम। गजब हो गया मानसिंह जी, महाराज को पता नहीं क्या हो गया है, वो अचानक किसी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। बहकी बहकी बातें करने लगे? लेकिन तुम दोनों ने ऐसा क्या सुन लिया जो इतनी घबराई हुई लग रही हो? वो हमारे युवराजों को अपना राजपाट सौंपने की बातें कर रहे हैं। परंतु हमारे युवराज महल में कहाँ है? उनका तो अभी तक कोई पता नहीं चला है। फिर महाराज ऐसी बातें कैसे करने लगे? परंतु महाराज को तो यही लगता है कि उनके दोनों युवराज जंगल गए ही नहीं। उन्हें यही लगता है कि उनके दोनों युवराज कक्ष में ही है। वो अपने आप से बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। हे मेरे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? हम महारानी चंद्रकांता के पश्चात हमारे महाराज भी सदमे में आ गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चुनारगढ़ जाके ये संदेश पहुंचा देती हूँ, ताकि स्थिति बिगड़ने से पूर्व ही उसका कुछ उपाय मिल जाए। नहीं, यदि चुनारगढ़ ये सूचना पहुंच गई तो महारानी चंद्रकांता को बहुत गहरा आघात पहुंच सकता है। किंतु महाराज वीरेंद्र सिंह जी से ये छुपाया गया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं। किंतु महारानी चंद्रकांता के प्राणों के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये दुखद समाचार सिर्फ महाराज वीरेंद्र सिंह तक ही पहुंचना चाहिए। मानंदा, तुम तुरंत ये दुखद समाचार लेकर महाराज वीरेंद्र सिंह के पास जाओ और हम महाराज जय सिंह को संभालते। कोई है? कोई है? हम कहते हैं कोई है? कहां चले गए? कहां चले गए सब हमारे युवराजों को लेकर? अभी 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 तो वो यहां पर थे। इंद्रजीत कहां हो? आनंद कहां छुप गए हो तुम? मैं कहता हूं सामने आओ। देखो देखो, अगर तुमने हमें सताया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, देखो मैं कहता हूं मेरे सामने आओ, नहीं तो महाराज 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 अरे महाराज 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 क्या हो गया? अनर्थ घोर अनर्थ। युवराज तो वापस नहीं लौटे महाराज। आप भी हमें छोड़कर चले गए। क्या हुआ सैनिक, तुम कहाँ भागे भागे चले जा रहे हो? हमारे छोटे युवराज महल में पधार चुके हैं और ये खुशखबरी मैं पूरे महल में सुनाने जा रहा हूँ। ईश्वर ने हम सबकी प्रार्थना सुन ली, परंतु बड़े युवराज कहाँ हैं? उनके विषय में मुझे कुछ नहीं पता, परंतु छोटे युवराज को लेकर संग्राम सिंह जी आ चुके हैं। चलो भैरवी, छोटे युवराज का स्वागत करते हैं। युवराज आनंद की, 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 युवराज आनंद की। प्रणाम युवराज। प्रणाम संग्राम सिंह जी। महानंदा, महाराज अपने कक्ष में है या फिर किसी कार्य से बाहर गए हैं? महाराज अपने कक्ष में ही है, परंतु क्या? अचानक तुम्हारे मुख पे ये कैसे उदासी छा गई मानंदा? आपके और बड़े युवराज के वियोग में महाराज बहुत अस्वस्थ हो गए हैं युवराज। नाना श्री अस्वस्थ हो गए? चिंता मत कीजिए युवराज, अब आप आ गए हो तो महाराज स्वस्थ भी हो जाएंगे। परंतु हमारे नाना श्री को हुआ क्या है? युवराज, लगता है महाराज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं।
क्या नाना श्री मानसिक संतुलन खो बैठे? जी युवराज, महाराज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्हें अभी तक यही लगता है कि आप और बड़े युवराज महल से बाहर गए ही नहीं, अभी तक उन्हीं के साथ ही हैं। नहीं, हम नाना श्री को कभी ऐसी स्थिति में नहीं देख सकते। नाना श्री, 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 मान सिंह जी क्या हुआ? लाला श्री को बोलिए ना, बताइए ना क्या हुआ लाला श्री को, क्या हुआ बताइए। महाराज हमें छोड़ के चले गए। देखिए लाला श्री, मैं आया हूँ, देखिए लाला श्री, लाला श्री बड़े भैया भी आ जाएंगे। लाला श्री देखिए, देखिए लाला श्री, मैं आया हूँ, नाना श्री गले लगाइए। लाला श्री, आंखें खोलिए लाला श्री, लाला श्री आंखें खोलिए लाला श्री। मान सिंह जी, महाराज को क्या हुआ? हम सबको अनाथ करके महाराज हमें सदा सदा के लिए छोड़ कर चले गए संग्राम सिंह। लाला श्री हमें अकेला छोड़ के मत जाइए लाला श्री। नाना श्री उठ जाइए नाना श्री, देखिए हम लौट के आ गए नाना श्री। लाला श्री हमें अकेला छोड़ के मत जाइए लाला श्री। उठ जाइए लाला श्री, उठ जाइए, उठ जाइए लाला श्री, उठ जाइए। युवराज, संभालिए अपने आप को। अब हम रानी चंद्रकांता को क्या उत्तर देंगे? अपने पिताश्री की मृत्यु का समाचार सुनकर पर क्या बीतेगा, क्या बीतेगा? और महाराज वीरेंद्र सिंह इतने संकटों का सामना कैसे अकेले कर पाएंगे? कैसे? ये क्या दुखद समाचार सुना दिया पद्मनी? महाराज जयसिंह, महाराज जयसिंह हमें सदा सदा के लिए छोड़ के चले गए। युवराजों का बिछोह विजयगढ़ के महाराज नहीं सह पाए, इसलिए अपना मानसिक संतुलन खोकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पहले युवराजों का बिछोह, फिर महारानी चंद्रकांता का स्वास्थ्य, और अब महाराज जयसिंह के देहांत ने हमें तोड़ दिया है। अब हमारा धैर्य और साहस लड़खड़ाने लगा है, लड़खड़ाने लगा। महाराज, यदि आप ही का धैर्य टूट गया तो आपकी समस्त प्रजा का साहस टूट जाएगा। प्रजा का साहस, प्रजा का साहस बनाए रखने के लिए ही आज तक हमने अपने आंसुओं को अपनी आंखों के भीतर छुपाए रखा था। परंतु महाराज जयसिंह के चले जाने के समाचार ने आज इन्हें झलका ही दिया।
कैसी विडंबना की घड़ी है जो हमें महारानी चंद्रकांता को यह बताने से रोक रही है कि उनके पिताश्री का साया उनके सिर से उठ चुका है। महाराज, महारानी जी को यह शुभ समाचार बताना अति घातक हो सकता है, परंतु एक शुभ सूचना है विजयगढ़ से। हमारे महायोद्धा संग्राम सिंह अपने साथ छोटे युवराज आनंद सिंह को अपने साथ सुरक्षित ले आए हैं विजयगढ़। यदि युवराज आनंद का आगमन कुछ समय पहले हो जाता तो उनके नाना श्री की सांसें वापस लौट आती। परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह कहां है? क्या वो भी हमारे अन्य महायोद्धाओं के साथ विजयगढ़ वापस आ रहे हैं? नहीं महाराज, हमारे बड़े युवराज अभी भी शिवगढ़ में बंदी हैं। मगर उनका सुराग पाने के लिए हमारे दूसरे महायोद्धा अभी भी शिवगढ़ में घात लगाए बैठे हैं। किंतु छोटे युवराज की तरह युवराज इंद्रजीत सिंह को भी अतिशीघ्र मुक्त करा लिया जाएगा महाराज। हमारे महायोद्धाओं को पूरा विश्वास है। युवराज आनंद की मुक्ति के समाचार ने हमारे भीतर एक नए साहस का संचार कर दिया है, परंतु वैदराज के परामर्श के बिना हम महारानी चंद्रकांता को कोई समाचार नहीं देंगे। तुरंत विजयगढ़ के उच्च अधिकारियों को ही संदेशा पहुंचा दिया जाए कि वो प्रजा में शांति बनाए रखे और संग्राम सिंह आनंद सिंह को अपने और मान सिंह के सुरक्षा घेरे में रखें। और अब हम भी महाराज जयसिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं।
ये क्या हो रहा है? इस दिए की तरह हमारा मन अशांत क्यों है? आज बार बार क्यों हमारे मन में अनिष्ट विचार आए जा रहे हैं? क्यों हमें लग रहा है कि जैसे हमने सब कुछ खो दिया? हम अपनों से कब मिलेंगे? हम कब उन्हें देख पाएंगे? कौन है जो हमारे इन कष्टों को दूर करेगा? कौन है जो हमारी बात सुनेगा? युवराज, राजकुमारी आप? आप इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं युवराज? क्या हो गया है आपको? आज हमारा मन बहुत अशांत है। न जाने क्यों बार बार मन में अनिष्ट विचार आए जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई, वरना हमने तो सोचा था कि हम आपको कभी नहीं देख पाएंगे। ये आपने कैसे सोच लिया कि हम आपसे कभी नहीं मिल सकेंगे? क्योंकि महायोद्धा सोमनाथ ने आपके इस कक्ष में आने पर पाबंदी लगा दी है। और ये तो संजोग की बात है कि मृणालिनी यहाँ नहीं है, अन्यथा हम आपसे कभी नहीं मिल पाते। किसमें इतना साहस है जो हमें कहीं आने जाने से रोक सके? यदि महायोद्धा सोमनाथ ने ये दुस्साहस किया है तो उसके लिए उन्हें अवश्य दंड मिलेगा। उन्हें दंड मिले या ना मिले, परंतु अब हम यहाँ नहीं रह सकते राजकुमारी। आपने हमें कष्टों से मुक्त करने के लिए जो योजना बनाई है वो कब पूर्ण होने वाली है? हमें शीघ्र बताइए। हाँ, वो मैं प्रणाम राजकुमारी जी। आप इस कक्ष में? हमें यहाँ देखकर तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है? और हमसे प्रश्न पूछने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? आपके सामने प्रश्न पूछने की मेरी क्या बिसात है राजकुमारी जी, परंतु महायोद्धा सोमनाथ जी का आदेश है कि आप अतिथि युवराज से मिलने इस कक्ष में नहीं आ सकती हैं। महायोद्धा सोमनाथ कौन होते हैं? हम पर कोई रोक टोक लगाने वाले? क्या वो जानते नहीं है हम कौन हैं? हमारी शक्ति क्या है? क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने कक्ष में अति शीघ्र लौट जाइए, वरना मेरे ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। संकट तो महायोद्धा सोमनाथ पर आने वाला है। हम महारानी जी से कहकर उन्हें अवश्य दंड दिलाएंगे और साथ में तुम्हें भी। अब हम चलते हैं युवराज, अति शीघ्र आपसे फिर मिलने आएंगे। सैनिकों, हमारी सहेली संध्या और शिला को तुरंत बुला के लाओ। यदि मृणालिनी वहां अचानक आ नहीं जाती तो फिर हमें ये अवश्य पता चल जाता कि राजकुमारी किशोरी और युवराज इंद्रजीत सिंह के बीच में आखिर चल क्या रहा है। भैया, महायोद्धा क्रूर सिंह के सुपुत्रों को सैनिकों ने प्रणाम तक नहीं किया। बलवान, महल में हमसे कोई डरता भी नहीं है। भीम भैया, केसरिया आ रही, चलो उसको डराते हैं। चलो। केसरिया, तुम यहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं अतिथि युवराज के कक्ष के समीप आने की आज्ञा किसी को नहीं है? क्या? अब इस कक्ष के समीप आने के लिए भी हमें किसी से आज्ञा लेनी पड़ेगी? ये महल हमारा ही तो है,
और हम इस महल में स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये महल अवश्य हमारा है, किंतु इस अतिथि कक्ष पर महायोद्धा सोमनाथ जी के सिवा किसी का अधिकार नहीं। ये जानती नहीं हो तुम? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। हाँ तो भी जान लो, यदि महायोद्धा सोमनाथ की आज्ञा के बिना कोई भी अतिथि कक्ष के भीतर पाया गया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, और यदि कक्ष के समीप भी किसी को पाया गया तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। फांसी? सूली? परंतु ये आदेश दिया किसने? मैंने। महायोद्धा सोमनाथ जी। हाँ, महायोद्धा सोमनाथ जी के सिवा ये आदेश देने का साहस कौन कर सकता है? उन्होंने तो राजकुमारी किशोरी तक पर पाबंदी लगा कर रखी है, तो तुम किस खेत की मूली हो? यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं इस कक्ष के समीप तो क्या, मैं इस महल के अंदर भी नहीं आती। ठीक है ठीक है, अब बार बार क्षमा मांगकर फालतू में समय नष्ट मत करो। छोटे भैया, अभी तक केसरिया ने क्षमा कहाँ मांगी? मुझे क्षमा कर दीजिए महायोद्धा भीम, महायोद्धा बलवान। भीम भैया मजा आया ना? डर गई केसरिया, डर गई। भीम भैया, अब तो महायोद्धा सोमनाथ के नाम से किसी को भी डरा सकती है। हाँ? चलो मेल में मजा लेती है। चलो। यदि भविष्य में आप दोनों की तलवारें टकराई तो आपको शिवगढ़ छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। आपको शिवगढ़ छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। आपको शिवगढ़ छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। मेरे आका, आज से पहले चंगेज खान ने आपको सिर्फ 2 ही बार इतने जुनून में देखा है। पहली बार तब जब आपको यह पता चला था कि आपके बड़े भाई बद्रीनाथ, मेरे बड़े आका ने उस भवानी सिंह को अपना शागिर्द बना लिया है, और दूसरी बार तब जब उसी चूहे ने महाराज शिवदत्त के दिल में अपनी साजिशों से पिल बना दिया था। मेरे आका, कहीं आपके तीसरे जुनून की वजह ये भवानी सिंह तो नहीं है? भवानी के सिवा और कौन है जो हमें क्रोध की अग्नि में झुलसा सकता है? हमने अपनी तलवार को फेंककर अपने आप को निहत्था कर दिया है चंगेज खान। हम महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें हिंसा को त्यागना होगा चंगेज खान। ये क्या कह रहे हैं आप मेरे आका? इस चंगेज खान को खून से नहाने की आदत डालकर खून खराबा छोड़ने के लिए कह रहे हैं? रोजे क्यों रखवा रहे हैं मेरे आका? उस समय का दिखावा तुम्हारे आका को महाराज शिवदत्त का सबसे प्रिय दामाद घोषित कर सकता है चंगेज खान। अब तुम भी अपने भीतर छिपे दुर्बे को शाकाहारी बना दो। यदि भवानी ने बाजी मार ली तो सिवाय आत्मघात के कोई और मार्ग नहीं रहेगा। वाह वाह मेरे आका वाह, आपने ये बात कह के आज ये फिर से साबित कर दिया कि आपकी चाल आपकी शमशीर से ज्यादा जहरीली होती है। और चंगेज खान ये भी समझ गया कि आज के बाद चंगेज खान खून को तभी हाथ लगाएगा जब उसका आका उसे हुक्म देगा। लेकिन इस बीच अगर किसी ने आपकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो यह गुलाम आपकी हुक्मतुली करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन एक बात का वादा करता है चंगेज खान कि आज से चंगेज खान रोजे रखेगा, और ये रोजा तब खुलेगा जब आप अपने किसी दुश्मन का कत्ल करने का हुक्म देंगे। खुदा हाफिज मेरे आका।
क्या राजकुमारी किशोरी और युवराज इंद्रजीत सिंह किसी गुप्त योजना पर कार्य कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है केसरिया? दो शत्रु एक साथ मिलकर किसी एक योजना पर कैसे कार्य कर सकते हैं? इसी बात पर तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है हुजूर, परंतु ये सत्य है, क्योंकि जब मैं राजकुमारी किशोरी का रूप लेकर अतिथि युवराज के कक्ष में पहुंची, तब स्वयं अतिथि युवराज मुझसे किसी योजना के बारे में कुछ कहने ही जा रहे थे कि तभी मृणालिनी वहां पर आ गई और उसने मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया हुजूर। मुझे इस पे केसरिया का वहम लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अतिथि युवराज हमारी राजकुमारी को अपनी चाल में फंसाकर महल से बाहर भागने की साजिश तो नहीं रच रहा है? हाँ, ये अवश्य हो सकता है नाज़िम, अवश्य ही। युवराज इंद्रजीत महाराज शिवदत्त के संबलपुर से लौट के आने के पूर्व यहाँ से भागने के चक्कर में है, इसीलिए वो राजकुमारी किशोरी को अपने चाल के जाल में फंसा रहा है। जितना हुनर अपने अहमद में है हुजूर, उस युवराज में भला कहाँ? हाँ, कितनी सफाई से अहमद ने हमारी भाभी और आपकी जान को हमदर्दी दिखा दिखा कर अपने जाल में फंसाया है। वो भला युवराज हमारी राजकुमारी को डोरे डाल सकता है? कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना हुजूर? ये मैं क्या सुन रही हूँ हुजूर? कुछ कीजिए हुजूर, कुछ कीजिए, नहीं तो आप अपना ये सुंदर मुख किसी को भी दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और अगर आप अपना ये मुख दिखाने लायक नहीं रहेंगे तो हमें भी नकाब लेकर बाहर घूमना पड़ेगा। इसलिए इत्मीनान से बैठ के हमारे भाभी और अपनी जान को समझाइए। और नहीं हो रहा है तो उस अहमद को शिवगढ़ के बाहर फिकवा दीजिए। वो हमें मिलता कहाँ है नाज़िम? हमारे भय से अपना मुंह छुपाए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। उस मनहूस की आवाज तुम दोनों को सुनाई दे रही है या हमारे कान बूढ़े हो गए हैं? हुजूर, जब तक आपका इतना सुंदर चेहरा जवान है, आपके कान बूढ़े कैसे हो सकते हैं? लेकिन हुजूर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ओह, समझ गया, आप हमारी याद में बेचैन हो रहे होंगे, है ना हुजूर? दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, अन्यथा हम तुम्हारा सिर काट के शिवगढ़ से दूर फेंकवा देंगे। हुजूर, आप मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हुजूर मैंने किया क्या है जो बिना बात के आप इतने नाराज हो रहे हैं? किया क्या है ये पूछो कि किया क्या नहीं है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। भाभी जान को बाहर बाग में घुमाने ले जाते हो, हैं? हुजूर के घर के बाहर ऐसे भिन भिनाते रहते हो जैसे गुड़ पे मक्खियां। कीड़े पड़े तेरे मुंह में नाजिम। अरे अम्मी जैसी भाभी जान के बारे में ऐसा कह रहा है? हुजूर, इसकी बातों में मत आना। ये आपके यहाँ नौकर होने से पहले लोगों के तलाक करवाया करता था। मुझे डर है कहीं हमारी भाभी जान का आपसे तलाक ना करवा दे। और आगे कुछ मत बोलना नमक हराम। केवल इतना बताओ, हमारी धर्म पत्नी के साथ कहाँ घूमने गए थे? हुजूर, मैं तो भाभी जान को लेकर वैद्य जी के पास गया था। वैद्य जी के पास? परंतु क्यों? जब से हमारा विवाह हुआ है, हम मोहिनी को लेकर एक बार भी वैद्य के पास नहीं गए। फिर तुम कैसे चले गए? हुजूर, आपको पता नहीं है, आप तीसरी बार अब्बा जान बनने वाले हैं। हुजूर, हुजूर, आपके आंगन में भीम सिंह और बलवान सिंह का नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा भैया आने वाला है। ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में तीसरा महायोद्धा आने वाला है और हमें इसकी कोई सूचना नहीं। मोहिनी ने तो हमें कुछ नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे पता? जी शर्मा गई होंगी हुजूर। केसरिया, दीदी कहा करो। हुजूर,
हाँ, शर्माने से याद आया, मोहिनी को शर्माने की आदत तो बचपन से है। भीम और बलवान के छोटे भाई का नाम क्या होना चाहिए? बलवान से छोटा शैतान, हैरान, परेशान? नहीं 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 नहीं, हाँ, हनुमान। भीम, बलवान, हनुमान, ये अच्छा है। मैंने कहा आदाब अर्ज़ हुजूर क्रूर सिंह साहब। ये जल्लाद आज पहली बार हमें सलाम करके मुस्कुराते हुए दिखा है। वाह, तीसरे सुपुत्र का नामकरण करते ही शुभ संकेत मिलने लगे। वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है चंगेज खान। जिस बेवकूफ को मैं पूरे महल में ढूंढ रहा था वो खुद ब खुद चल के मेरे पास आ गया।